नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में पूजा खेड़कर के लिए जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स पे जो सिलेक्ट हो चुके हैं, ट्रेनीज़ हैं या फिर सिलेक्शन के बाद वो कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, उन पर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जितने भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया है वो जाली हैं। अगर हम पर्टिकुलरली इस केस की बात करें पूजा खेड़कर के रोग की, तो यहाँ पे तो मल्टीपल केसेस में हमने देखा है कि पूजा खेड़कर ने किस प्रकार से अलग अलग सर्टिफिकेट्स बनवा के, जो कि फेक थे, और अलग अलग कोटे सिस्टम से उन्होंने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो यहाँ पे यूपीएससी पे बहुत बड़ा सवाल उठने लगा कि किस प्रकार से यूपीएससी की चयन प्रक्रिया है। इसी के साथ नीट के लिए भी जितनी भी कंट्रोवर्सी हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस वजह से यूपीएससी ने बहुत सारे पीएसयू से और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से पूछा है कि किस प्रकार से हम अपनी चयन प्रक्रिया और बेहतर करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से प्रयोग करें कि ऐसी कोई भी लूप होल को एक्सप्लॉइट करने के लिए किसी के पास कोई चारा ना रहे, चाहे वो बायोमेट्रिक से हो, चाहे वो फेशियल रिकग्निशन से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। ऐसे लोगों को हम फिल्टर आउट कर सकें जो एलिजिबल नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम देखेंगे, इसी पे पूरे चर्चा करेंगे। नीट यूजी और पूजा खेड़कर विवाद के बीच यूपीएससी अपनी परीक्षा प्रणाली में करेगा बड़े बदलाव, तो इसको देख लेते हैं। हाल ही में यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा तथा इसके द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के दौरान प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बोलियां आमंत्रित की है। नए बदलाव में आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्राधिकरण प्रमाणीकरण, उम्मीदवारों के चेहरे की पहचान और लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी निगरानी जैसे उपाय भी शामिल किए गए हैं। अगर यूपीएससी की बात करें तो अपने द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान धोखाधड़ी, जालसाजी, अनुचित साधन और प्रतिरूपण को रोकने के लिए शुरू करने की योजना बना रहा है। यह मामला प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के मसले के बाद सामने आया है, जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपस्थिति मानदंडों का उल्लंघन करती रही। और यूपीएससी पे अगर सवाल उठने लगे तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा यूपीएससी की यह योजना राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा परीक्षाओं के संचालन को लेकर के विवाद के बाद आई है, जिसमें नीट यूजी परीक्षा भी शामिल है। यूपीएससी ने अब अपने द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को बुलाया है। उनसे पूछा है कि किस प्रकार से अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके हम ऐसे परेशान करने वाले और आपत्तिजनक कार्यों को रोक सकें। आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण या अन्यथा डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग, एक इस प्रकार का हम कोई अनुरूपण कर सकते हैं जिसके अंतर्गत जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देने जाए उनका बायोमेट्रिक साफ साफ लगे, उम्मीदवारों के चेहरे की पहचान जिसको फेशियल रिकग्निशन कहते हैं, ई प्रवेश पत्रों की क्यूआर कोड स्कैनिंग हो, लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सीसीटीवी निगरानी सेवा भी शामिल हो। निविदा दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा स्थलों की विस्तृत सूची, प्रत्येक स्थल के लिए उम्मीदवारों की संख्या के साथ साथ यूपीएससी द्वारा इन प्रौद्योगिकी सेवाओं के प्रदाता को परीक्षा से 2 से 3 सप्ताह पहले ऑन साइट तैयारी करने के लिए प्रदान की जाएगी। यूपीएससी फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और चेहरे की पहचान में उपयोग के लिए परीक्षा के 7 दिन पहले उम्मीदवारों का विवरण भी प्रदान करेगा। सेवा प्रदाता को प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मानव शक्ति के साथ साथ क्यूआर कोड स्कैनर एकीकृत हैंड हेल्ड डिवाइस तैनात भी करना होगा। यूपीएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस से उम्मीदवारों के विवरण को सहायता प्राप्त करने के लिए एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। दस्तावेज में कहा गया है कि यूपीएससी द्वारा निर्धारित मुख्य परीक्षा साक्षात्कार सत्यापन प्रक्रिया के समय सेवा प्रदाता को परीक्षा से प्रारंभिक चरणों के दौरान प्राप्त अभ्यर्थियों के डेटा से अभ्यर्थियों की पहचान भी सत्यापित करनी होगी। यूपीएससी के बारे में अगर हम बात करें, ये हमारे देश में सबसे उच्च परीक्षण केंद्र मतलब संचालक माना जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये ऐसे एग्ज़ाम्स की यहाँ पे कंडक्शन कराता है जिसके थ्रू हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स को चूज़ किया जाता है, तभी तो हम इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का भी पार्ट मानते हैं। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिशों पे की गई थी। बाद में भारत सरकार ने एक अधिनियम 1935 के द्वारा
द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया। स्वतंत्रता के बाद यह संघ लोक सेवा आयोग बन गया। उसके बाद संसद को अनुच्छेद 312 के तहत संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार दिया। यूपीएससी को अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में भी कार्य करने के लिए बनाया गया। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में उल्लिखित है। ये भाग 14 में है। साथ ही साथ अनुच्छेद 315 संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों के गठन की बात करता है, यानी कि सिर्फ देश के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे ही नहीं, राज्यों के स्तर पे भी पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए। अनुच्छेद 316 यूपीएससी के साथ साथ एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बोलता है। अनुच्छेद 317 यूपीएससी या एसपीएससी दोनों के सदस्य को हटाने और निलंबित करने की बात करता है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा के लिए हेतु नियम बनाता है। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध भी है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन करता है। 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति देता है। 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट बनाता है। इसके अलावा अध्यक्ष के बारे में अगर बात करें या फिर अदर मेंबर्स जो हैं और सदस्य हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य दोनों ही पद धारण करने के 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अपने पद पर रहेंगे। हाल ही में हमने देखा पूजा खेड़कर विवाद के बाद जो यूपीएससी के चेयरमैन थे, इन्होंने अपने कार्यकाल के 5 साल होने से पूर्व ही रेजिग्नेशन कर दिया। और इसके बाद यहाँ क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए लोगों को। इसके अलावा यदि वे चाहें तो अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आए कि यूपीएससी का चेयरमैन किसको रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये प्रेसिडेंट को देते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इसीलिए यहाँ पे पिक्चर में है क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी संविधान में बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को किन परिस्थितियों में हटा सकते हैं? यदि उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया हो, यदि वह पदावधि के दौरान किसी अन्य वैधानिक नियोजन के संलग्न हो, यदि राष्ट्रपति की समझ में वह मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण अपने दायित्वों का निर्वहन के सक्षम ना हो। आयोग सभी भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र क्षेत्रों की सार्वजनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है या किसी भी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती की योजना तैयार करने और संचालन के लिए राज्यों की सहायता भी करता है। यह राज्य के राज्यपाल के अनुरोध और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन पर ही राज्य की किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। अगर कार्मिक प्रबंधन की बात करें तो सिविल सेवाओं में भर्ती किससे संबंधित मामले, सिविल सेवाओं में नियुक्ति करते समय पालन किए जाने वाले सिद्धांत को भी ध्यान में रखता है। भारत सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों एवं प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों के बारे में बात करता है। सेवा के दौरान लगी चोटों के संबंध में पेंशन के लिए भी यही ध्यान रखता है। अस्थायी नियुक्ति के मामले में भी इसको माना जाता है। सेवा विस्तार और पुनर्नियोजन प्रदान करने के संबंधित मामले। यूपीएससी हर साल अपने प्रदर्शन पर राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट डालता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एनुअल रिपोर्टिंग किसको करता है ये, तो राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों की समीक्षा भी दिखाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद के संबंध में संवैधानिक सुरक्षा साफ साफ प्रदान की गई है ताकि उनका जो इंटरेस्ट है सेफगार्ड हो सके। उनका इंटरेस्ट मतलब यूपीएससी का इंटरेस्ट सेफगार्ड हो सके। साथ ही साथ उनका जो डिसीजन है किसी फेवर, किसी इल विल से इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संविधान से में वर्णित उपबंधुओं के आधार पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को के वेतन, भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी बनता है। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात उनकी सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग
के संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करते हुए यूपीएससी के कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों आपको दिए गए हैं ऑप्शंस, मतलब स्टेटमेंट्स। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।